हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी इस सीरीज़ की क्लास 15 करेंगे, जिसमें कि हम 350 से लेकर 375 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी जैसे कि आपको पता भी होगा, अभी हाल ही में सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 12 की आंसर की पब्लिश हुई है, जिसमें कि एक ईडियम को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जो कि है बाय द फार्म। बाय द फार्म का मीनिंग होता है टू डाई और स्टॉप लिविंग, यानी कि मर जाना। इसमें स्पेशल ये था कि ये पेपर में मतलब बहुत कम बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था, और अटेम्प्ट किया था तो वो मोस्टली ने गलत किया था। तो मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा। वैसे तो आप याद कर सकते हैं कि फार्म यानी कि खेत खरीदने में किसान की जान चली गई। जैसे ये किसान इसमें काम कर रहा है अपना खेत को एनहेंस करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए। इसने बहुत मेहनत करी और इसकी फसल एक बार बर्बाद हो गई तो उसकी जान चली गई। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसकी एक थ्योरी की बात करें तो मिलिट्री एविएशन थ्योरी इसमें इस इडियम के पीछे एग्जिस्ट करती है, जिसमें कि जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था तब जो अमेरिकन पायलट्स के बीच में ये इडियम बहुत ज़्यादा फेमस था। फेमस होने का रीज़न ये था कि जब कोई पायलट क्रैश हो जाता था और मर जाता था, तब ये इडियम को यूज़ किया जाता था कि ही बॉट द फार्म, वह मर गया। तो इसके पीछे का रीज़न ये था, तो जो गवर्नमेंट है वो उस पायलट को उतनी लैंड के बराबर पे करती थी जितनी उसके पास इनहेरिटेड होती थी। यानी कि जितनी उस जो भी पायलट मरा है उसके पास विरासत में जितनी संपत्ति या जिस कह सकते हैं हम लैंड होती थी, ज़मीन होती थी, उसके बराबर अमेरिकन गवर्नमेंट उसको पे करती थी। तो जब भी किसी पायलट का प्लेन क्रैश होता था या मरता था, तब कहा जाता था कि बॉट द फार्म, यानी कि यह मर गया और गवर्नमेंट जो है इसको उस जितनी इसके पास विरासत में लैंड थी उसके बराबर गवर्नमेंट इसको पे करेगी। तो वहाँ से ये इडियम निकल के आया है और इस बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। और बाकी ट्रिक अगर आपको वन लाइन में याद करना है, अगर थोड़ा सा आप रट सकते हो, तो सीधा याद करें कि खेत को खरीदने में किसान की जान चली गई। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और इसके पीछे का जो हिस्ट्री थी आप इससे भी याद कर सकते हैं, वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम आज के अपने 25 वर्ड देखते हैं। जो पहला वर्ड है हमारा इजी वर्ड है इनफ, यानी कि पर्याप्त, यानी कि सफिशियंट। ठीक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 352 वर्ड है एंथ्राल। एंथ्राल का मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना, मैस्मराइज करना, यानी कि मोहित करना। एंचेंट, कैप्टिवेट। ठीक है, मीनिंग हो जाएगा इसका मंत्रमुग्ध करना। अब इसकी कीवर्ड के बारे में बात करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं एंथ्राल आ रहा है, तो एंथ्राल और सिंथॉल, सिंथॉल एंथ्रॉल मतलब एक तरह से ही प्रोनाउंसिएशन इनकी लगभग सेम है। तो हम सिंथॉल से रिलेट करेंगे। सिंथॉल साबुन की खुशबू मंत्रमुग्ध कर देती है, मैस्मराइज करती है। सिंथॉल जो साबुन है उससे हम एंथ्रॉल को रिलेट करेंगे, और सिंथॉल साबुन की जो खुशबू है वो मंत्रमुग्ध कर देती है, बहुत ज़्यादा मोहित करती है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्यूज। एंथ्यूज का मीनिंग होता है उत्साहित करना, यानी कि फॉन्डल, पुचकारना, प्यार करना। तो एंथ्यूज, एंथ्यूज आप इसमें देख सकते हैं तो मैथ्यूज, जैसे कि श्रीलंकन क्रिकेटर है एक मैथ्यूज। तो एंथ्यूज और मैथ्यूज इसमें प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, तो आप मैथ्यूज से भी रिलेट कर सकते हैं। मैथ्यूज जो है श्रीलंका का क्रिकेटर है, और जब एंजेलो मैथ्यूज खेलता है या खेलते वक्त बहुत ज़्यादा वह दर्शकों को उत्साहित करता है, या वह खुद उत्साहित हो जाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एंथ्यूज, एंथ्यूज का मतलब मैथ्यूज आपके दिमाग में आना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज खेलते वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। 146 पर हमने वर्ड डिस्कस किया था चीयर्ड, तो उसका भी मतलब यही होता था उत्साहित करना, एनकरेज करना। नेक्स्ट देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो ये एक वैल्यू होती है जो कि होती है डिसऑर्डर की, यानी अव्यवस्था की माप, यानी कि डिके। तो इसके पीछे मैं आपको जैसे बता दूं, आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में ये एंट्रोपी वर्ड पढ़ा भी होगा, अगर आपको पता हो तो। वैसे जब हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, एंट्रोपी। तो एक तरह की एनर्जी है। जैसे मैं आपको बता दूं, डिसऑर्डर की वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर बहुत सारे पत्थर रखे हैं। अब अगर मैं कहूँ इनको बाहर निकाल दो, और बाहर निकालने के बाद फिर इसको रख दो, ठीक है। यहीं दूसरी तरफ एक दूसरी बाल्टी है, इसमें हमारा रेत भरा है, और मैं कहूँ आपको इस रेत को बाहर निकाल दो और इस रेत को दोबारा अंदर डाल दो। तो जो ये डिसऑर्डर हुआ, इस डिसऑर्डर, जैसे रेत है, रेत डालने में तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस रेत को जो आपने डाला है, जो आपको इसके डिसऑर्डर की वजह से आपको इसमें एक्स्ट्रा
टाइम लगा है या एक्स्ट्रा एफर्ट लगे हैं, तो यही डिसऑर्डर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसी को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। जो डिसऑर्डर के कारण वैल्यू हमें मिलती है उसको एंट्रोपी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, वो भी इसी पर बेस्ड था। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, ब्रह्मांड में बहुत चीज़ें जो डिसऑर्डर होती हैं, जो अनिश्चितताएं होती हैं, उनके थ्रू जो हमारी एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक थ्योरी दी थी। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत करके कुछ ऐसा ही था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि एंट्रोपी किसे कहते हैं। तो आपको जैसे मेरे एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा कि डिसऑर्डर की वैल्यू होती है। ठीक है, डिसऑर्डर की वैल्यू यानी कि डीके। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं, एक वर्ड था 250 जिसमें कि डिक्लेंशन। डिक्लेंशन का मतलब होता है पतन, डीके। वहाँ पर भी मीनिंग यही था, डीके मतलब डिक्लाइन से हमने रिलेट किया था। और डिकेंडेंस पतन, ठीक है, डिक्लाइन वहाँ पर भी सेम था। और इसका डिकेंडेंस का अपोजिट था कैडेंस। कैडेंस मतलब लय, रिदिम। ठीक है, तो हम कैडेंस को हमने डांस से रिलेट किया, डांस सुरमय ताल में होता है। तो डिकेंडेंस हो जाएगा पतन और कैडेंस हो जाएगा लय, ताल में होना, रिदिम में होना। इससे अलग मैं आपको रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें कैड आ रहा है और इसमें भी कैड आ रहा है। कैट भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो कैट और कैड ये हमारे रूट वर्ड हैं जिनका मीनिंग होता है फॉल, मतलब घटना, डाउनवर्ड। अब इनसे रिलेटेड कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है विनाश। आपने इजी वर्ड है सुना भी होगा। कैटाक्लिज्म यानी कि विनाश, जो कैटास्ट्रोफ से लो लेवल का होता है। कैडेंस अभी हमने डिस्कस किया था। कैस्केड मतलब नीचे गिरता हुआ एक झरना होता है, तो वहाँ पर भी नीचे गिरने की ही सेंस है। और कैटरैक्ट ये भी एक बड़ा झरना होता है ना, तो वहाँ पर भी एक नीचे गिरने की ही सेंस आ रही है। और कैटरैक्ट एक, जैसे ये कैटरैक्ट है ऐसे ये कैटरैक्ट होता है आंखों की एक कंडीशन होती है, मतलब एक मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द लेंस ऑफ द आई। तो ये एक मेडिकल कंडीशन में आ जाता है। बाकी आप रूट वर्ड को ध्यान में रखें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलते हैं, एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है विचार करना, कल्पना करना, इमेजिन करना, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट से आपको याद आना चाहिए कॉन्टेम्पलेशन हमने वर्ड किया था 210 पर। कौन टेम्पल में जाकर चिंतन करता है, मेडिटेशन करता है, डिज़ाइन करता है। ठीक है, ये हमने 210 पर डिस्कस किया था। यहाँ पर है एनविसेज। वीज़ा और एज, इसका कीवर्ड हम याद करेंगे, वीज़ा और एज। वीज़ा इस एज में लगना काल्पनिक है। जैसे कि हम रिलेट कर सकते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका जो वीज़ा है वो मान लो 99 साल की एज में लग रहा है, तो वो तो वैसे भी फ्लाइट में बैठने लायक नहीं रहेगा। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं कि भाई एक वीज़ा है, एक बहुत ज़्यादा एजड व्यक्ति है, उसका वीज़ा इस एज में लगना काल्पनिक है। एनविसेज, वीज़ा और एज। वीज़ा इस एज में लगना काल्पनिक है। ठीक है, इमेजिन, कॉन्टेम्पलेट। नेक्स्ट देखते हैं 356, इरेक्ट यानी कि खड़ा करना, रेज करना। तो इरेक्ट, रिएक्ट, इरेक्ट और रिएक्ट, इससे हम कर सकते हैं। इरेक्ट का मतलब रिएक्ट, रिएक्ट करते ही वह कुर्सी से खड़ा हो गया, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। इरेक्ट का मतलब रिएक्ट। 357, इरेंड। इरेंड मैं आपको बताऊं, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है कि दिया गया काम को पूरा करना। यानी अगर आपको, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये ग्रोसरी लेने गया है, तो जैसे मम्मी है, मम्मी ने आपको कहा कि ये लिस्ट ले और ये इतना सामान लेकर आ, तो आपको एक टास्क मिल गया। तो जो वो आप टास्क कंप्लीट करेंगे वहाँ पर इरेंड वर्ड यूज़ होता है कि कोई आपको काम दिया, कोई असाइनमेंट दिया और आपने उसको पूरा किया। और बाकी याद करने की बारी आए तो इर से रिलेट कर सकते हैं। वैसे आप इसका खुद भी बना सकते हैं, अगर आपको वेज या नॉन वेज कुछ भी अगर दिमाग में आ रहा है, याद करने के पर्पज़ से कुछ भी बना सकते हैं, वो आप फ्री हैं, सब फ्री हैं, उसका हम कुछ भी कमेंट नहीं करते। बाकी यहाँ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया कि ये कहाँ और कैसे यूज़ होता है। तो ये एक मतलब जब किसी को टास्क के फॉर्म में काम दिया जाता है तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। 358 देखते हैं, रिंग। रिंग का मतलब होता है भूल करने वाला, ब्लंडर, ब्लंडरिंग। ठीक है, तो ब्लंडर भी हमने डिस्कस किया था 108 पर, यानी कि मिस्टेक करना, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाना, फंबल। तो यहाँ पर एरर से रिलेट कर सकते हैं, है ना, एरर यानी कि भूल करना, ब्लंडर कर देना। 359 देखते हैं, एरोनियस। एरोनियस का मतलब गलत, फॉल्स, इनवैलिड, रॉन्ग। इजी वर्ड है, सेम, है ना, एरर से ही रिलेट हो सकता है, मिस्टेक, इनएक्यूरेट। नेक्स्ट देखते हैं 360, अस्टवाइल। ठीक है, अस्टवाइल। अब आप इसे अस्टवाइल 2-3 बार बोल के देखो तो इसमें ईस्ट की आपको फील आ रही है। ठीक है, और ईस्ट का मतलब ही होता है पूर्व। और पूर्व के दो मीनिंग होते हैं, या तो एक दिशा होती है या पूर्वीय वाला, फॉर्मर वाला भी हो जाता है। तो अस्टवाइल से आप ईस्ट को रिलेट कर सकते हैं। अस्टवाइल का मतलब ईस्ट
और ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। वैसे तो पूर्व दिशा होता है, लेकिन हम पूर्व ये वाला फॉर्मर वाले को याद करेंगे। अस्तवाइल का मतलब होता है पूर्व। 361 देखते हैं एस्केपेड। एस्केपेड जो है वो इसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो मीनिंग होता है रोमांचकारी, एडवेंचर। बाकी आप इसमें एस्केपेड में देख सकते हैं, इसमें आ रहा है इसका और पेड़, इसका पेड़, इसका पेड़। इसका पेड़ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। इसके इसके पेड़ पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर होता है, तो आप कुछ भी याद कर सकते हैं। इसका पेड़ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, ये भी आप याद कर सकते हैं, तो मीनिंग हो जाएगा एडवेंचर। 362 एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, स्पाइंग। तो इसमें हम देखते हैं इस और पियोन और एज। तो इसमें तीन हमारे पास कीवर्ड बन जाएंगे, इस, पियोन, एज। इस पियोन की एज होने पर भी जासूसी कर रहा है। एक पियोन है, एक चपरासी है, वो बहुत ज़्यादा एजड है, उसकी एज होने पर भी वह जासूसी कर रहा है। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, इस पियोन की एज होने पर भी वह जासूसी कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है अलग करना। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है डिरेंज। ठीक है, एस्ट्रेंज की बात करते हैं पहले। एस्ट्रेंज का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना, एलिनिएट, एंगर। ठीक है, तो इसे स्ट्रेंज से रिलेट कर सकते हैं। स्ट्रेंज लोग अलग थलग रहते हैं, स्ट्रेंज लोग बहुत ज़्यादा अलग थलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। डिरेंज की बात करते हैं। डिरेंज का मतलब होता है, इसी के साथ आप याद करना इसको, मानसिक रूप से अस्त व्यस्त। यानी कि हम कह सकते हैं मतलब पागल बनाना या पागल हो जाना, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, आप इसको भी इसी के साथ याद करें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। 364 देखते हैं इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, यानी कि फाइनली, अल्टीमेटली। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 365 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इवॉल्व करना, विकास करना, उत्पन्न होना, डेवलपमेंट, एमिनेट। इजी वर्ड है ना। एग्जैक्टली भी इजी वर्ड है। एग्जैक्टली का मतलब होता है प्रिसाइजली। नेक्स्ट देखते हैं 367 एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति, एम्प्लीफिकेशन, बढ़ जाना, यानी कि विस्तार हो जाना। अतिशयोक्ति, एम्प्लीफिकेशन, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। 368 देखते हैं एक्साल्ट। एक्साल्टेशन है ना, मीनिंग हो जाएगा प्रशंसा, उत्कृष्टता, प्रेज, एक्सटेसी। कीवर्ड हो जाएगा इसमें, जैसे आप देख सकते हैं एक्स और अल्ट, एक्स और अल्टो। ठीक है, एक्स को अल्टो मिलने पर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी। ठीक है, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। वर्ड है हमारा एक्साल्ट, एक्साल्टेशन। तो इसमें एक्स और अल्टो, एक्स को अल्टो मिलते हुए बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। कमेंडेबल हमने वर्ड डिस्कस किया था 172 पर, प्रशंसनीय प्रेज वर्ड थी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जामाइन, मतलब निरीक्षण करना, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करना, एग्जामाइन करना, तो इजी वर्ड है। 370 एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है पार कर जाना, ज़्यादा होना, सरपास, आगे निकल जाना। इजी वर्ड है, और बाकी याद करने की बारी आए तो आप एक्सेस से भी रिलेट कर सकते हैं, टू मच ऑफ समथिंग। ठीक है, 371 एग्जर्प्ट। एग्जर्प्ट का मतलब होता है अंश, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट होना। ठीक है, तो इसमें हम रिलेट करेंगे एक्स, और इसमें आ रहा है सर्प, जैसे आप देख भी सकते हैं इसमें सर्प। ठीक है, एक्स और सर्प। तो हम कह सकते हैं मेरी जो एक्स है वो सर्प का अंश थी, वो मतलब नागिन थी एक तरह से, जैसे कह देते हैं मेरी एक्स सर्प का अंश थी। ठीक है, अंश का मतलब एक्सट्रैक्ट थी। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं मेरी एक्स सर्प का एक अंश थी। एक दो बार आप रिकॉल करेंगे तो आपको आराम से ये याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्साइटिंग, रोमांचक। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइंग, इजी वर्ड है। एक्सकोजिटेट। ठीक है, वर्ड है हमारा एक्सकोजिटेट का मतलब होता है आविष्कार करना, इन्वेंट करना। इसमें हमारे कीवर्ड बन जाएगा एक्स को एजिटेट। ठीक है, तीन वर्ड आ रहे हैं, एक्स को एजिटेट। एक्स को एजिटेट करने पर उसने एकदम आविष्कार कर दिया। ठीक है, एक्स को एजिटेट करने पर एकदम आविष्कार कर दिया। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, एक्स को एजिटेट करने पर उसने एकदम आविष्कार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 374 एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है कोसना, कर्स, कोसना। वैसे कर्स की स्पेलिंग जो होती है CURSE होती है, इसको मैं ठीक करा कर दे दूँगा, मतलब होता है अभिशाप। तो इसमें हम देखते हैं एक और सीक्रेट, एक और सीक्रेट। ठीक है, एक सीक्रेट खोलने पर अभिशाप मिल गया, मुझे एक सीक्रेट खोलने पर अभिशाप मिल गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एग्जीक्रेट का मतलब होता है कोसना, अभिशाप। ठीक है, एक सीक्रेट खोलने पर मुझे अभिशाप मिल गया। इस तरह से आप ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। आज का लास्ट वर्ड है एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना, इम्प्लीमेंट करना, इनकम्प्लिश। और इसमें एक्स आ रहा है और क्यूट आ रहा है। ठीक है, एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि उसकी हर बात का मुझे पालन करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप बहुत रिलेटेबल भी है कि एक्स मेरी इतनी क्यूट है कि मुझे उसकी हर बात का पालन करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है,
इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आज के 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं, और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सजेशन ज़रूर दें कुछ भी अगर आपको हमें बताने के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।